नमस्कार मित्रों। कवि परिचय की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसी में आगे बढ़ते हुए आज के हमारे कवि होंगे महाकवि जयशंकर प्रसाद। बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी, जिसे हम आज काशी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म कब हुआ? 1889। बाबा भोले शंकर की नगरी काशी में इनका जन्म हुआ और शंकर की नगरी में जयशंकर का जन्म हुआ। जयशंकर, काशी, वाराणसी, नवासी, सारे कुछ मानो एक तुक अपने आप में ही मिल रहे हैं। 1889, काशी, बाबा भोले शंकर की नगरी, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें तो 1937 में इनकी मृत्यु हुई। हम चर्चा करते हैं इनके अभिभावक की। इनके अभिभावक जो थे यानी पिता देवी प्रसाद साहू, और इनके जो पितामह थे, दादाजी थे, ये भी एक काशी में प्रतिष्ठित परिवार इनका माना जाता था। कहते हैं सुंगनी साहू परिवार काशी में एक प्रतिष्ठित परिवार था। ये जर्दा सुरती का काम व्यापार किया करते थे, और इनकी जो दुकान है, व्यापार जो इनका है, ये बहुत अच्छा चलता था। काशी में इनका नाम था, इनके दादा का, पिता का। लेकिन कहते हैं कि जब संकट आता है तो सब कुछ धीरे 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 वो बात नहीं होती। प्रारंभिक जीवन की बात चर्चा करें तो एक अच्छा परिवार था इनका, प्रतिष्ठित परिवार था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी क्वींस कॉलेज में काशी में ही हुई थी, परंतु स्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। कहते हैं कि ये जब कम आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया और व्यापार का सारा बोझ इन पर और इनके बड़े भाई पर आ गया। ऐसी स्थिति में ये पढ़ाई नहीं आगे नहीं जारी कर सके और घर पर रहकर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। काव्य रचना में इतनी अधिक रुचि थी कि बचपन से ये कविताएं लिखा करते थे। इनके पिताजी भी इनकी कविता जब ये लिखते थे बड़े प्रसन्न होते थे। पिता की मृत्यु के बाद जब जिम्मेदारियां सिर पे आ गई तो भी बालक जयशंकर प्रसाद जब दुकान में बैठता था तो खाता बाई के पीछे जो खाली पेज होता उसमें कविता बना बना के, तुक बना बना के लिखता। एक बार इनके चाचा जी वगैरह ने देख लिया, ताऊ जी ने खाता बाई के पीछे इससे तुक मिलाए, बड़ा गुस्सा आया, इनको फटकारा। कहते हैं इस गुस्से में बालक ने इतना गुस्सा आया उस बालक को भी कि उसने सारी कविताएं अपनी वो जला दी, आग के हवाले कर दी। हालांकि वो ज़रूर आग के हवाले वो कविताएं कर दी, लेकिन किसे पता था यही बालक आगे जाके एक महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित होगा। बात करते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो इनका साहित्य जो था वो जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। किस किस का साहित्य? जीवन की कोमलता, माधुर्य यानी मधुरता, शक्ति और ओज, शक्ति के साथ साथ ओज का साहित्य माना जाता है। इनके साहित्य में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है? फिर से बात करें, जीवन की कोमलता, मधुरता, शक्ति और ओज। छायावाद के कवि थे मुख्य थे, और प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ इनका विशेष नाम लिया जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम व शैली की लाक्षणिकता, ये सारी इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। कि कौन कौन सी विशेषताएं? देखो, नंबर एक तो छायावाद के कारण अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण सौंदर्य का, और प्रकृति प्रेम, ये तो छायावाद की वैसी विशेषता है। देश प्रेम भी साथ साथ में। वह शैली की लाक्षणिकता, इनकी जो शैली थी वो कुछ लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करती थी। लक्षणा सब शक्ति से युक्त लाक्षणिकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषता थी। ये सारी इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता देखते हैं। इसके साथ साथ वे इतिहास व दर्शन में भी गहरी रुचि देती है। बात करते हैं इनकी कृतियों की। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इनकी काव्य कृतियाँ। तो काव्य कृतियाँ इनकी है प्रेम पथिक, चित्राधार,
झरना, आंसू, लहर, कामायनी, करुणालय, कानन कुसुम। हमने इनको याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। प्रेम पथिक और चित्राधार। प्रेम पथिक पी और सी से मान लेंगे चित्राधार। सी एच होता है वैसे, लेकिन सी से ध्यान रखें। पी सी यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कौन सी पिक्चर है? झलक। 3 JALK झलक 3। तो J से हो गया झरना, A से हो गया आंसू, L से लहर और K3। तो K नाम से 3 रचना, कामायनी, करुणालय, कानन कुसुम। और कामायनी रचना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है इनकी, और इस रचना पे इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, जो उस समय का सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता था। बात करते हैं उपन्यास की। तो इनके उपन्यास है, 3 उपन्यास हैं इनके, कंकाल, तितली, इरावती। इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बताई थी कि इरावती में क्या देखा? तितली का कंकाल। अब हिरावती में नहीं, इरावती में देखा, यह गायब कर देना है। बस गया क्या? इरावती में किसका कंकाल? तितली का। तितली का कंकाल कहाँ देखा? इरावती में। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो कहानी संग्रह इनके देखिए कौन कौन से। इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी। एक कहानी ऐसी बना सकते हैं इसको याद करने के लिए कि इंद्र ने जाल बिछाया, क्या कि आकाश में दीप ही दीप जल गए। क्या जाल बिछाया? कि आकाश में दीप ही दीप जल गए, तभी आंधी आई, सारे दीप बुझ गए। नाटक की बात करते हैं इनके, तो इनके नाटक जितने भी वो ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। जैसे देखिए, पहला अजातशत्रु, ये भी ऐतिहासिक पात्र है। चंद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य वाला। ध्रुव स्वामिनी, ये भी गुप्त साम्राज्य की, चंद्रगुप्त की पत्नी, पहले रामगुप्त की थी, बाद में चंद्रगुप्त की। ये सारा उसी घटनाक्रम, इतिहास की जानकारी, गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत है इनके ये नाटक। स्कंदगुप्त, आगे चल के स्कंदगुप्त आया। तो ये नाटक सारे 4 नाटक पढ़े, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ विशेष। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में इनकी गिनती की जाती है। वो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से? जो 3 स्तंभ जो है पुरुष, उनमें तो प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, तीनों की बारी आती है। और चौथे स्तंभ के रूप में लेते महादेवी वर्मा। कुछ विद्वान एक अलग मानते हैं, लेकिन अपन को 4 स्तंभों में इनकी जो प्रमुख है वो कहते हैं ये 3 जो है कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं। अब इनकी भाषा, तो ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों में इन्होंने स्वतंत्र लेखनी चलाई है। प्रारंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे। ऐतिहासिक नाटकों में बात करें तो ऐतिहासिक नाटक लिखने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन पे तो ये आरोप भी लगाया जाता है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं, कि इतिहास के जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ के प्रयोग करते हैं। तो ये था इनका परिचय। तो इसी के साथ विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।